नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। हाल ही में नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। नोबेल प्राइज़ हर साल की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम 2025 के जो नोबेल प्राइज़ हैं, उनको समझ लेते हैं। किन-किन क्षेत्रों में दिए गए हैं, किस आधार पर दिए गए हैं, यानी जिस क्षेत्र में दिया गया है, उस क्षेत्र की डिटेलिंग क्या है, उसे हम ठीक से समझेंगे। ये टॉपिक आपका परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है और जितनी भी परीक्षाएँ होंगी, उसमें 1 से 2 प्रश्न नोबेल प्राइज़ से ज़रूर आते हैं। तो आज की वीडियो में नोबेल प्राइज़ 2025 से जुड़ी जो सभी प्रमुख चीज़ें हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज़ है क्या? यह क्यों दिया जाता है? और किन-किन क्षेत्रों में दिया जाता है? स्वीडिश के एक आविष्कारक थे। उनका नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पर यह नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल थे कौन? 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था और डायनामाइट के यह आविष्कारक थे। इन्होंने और भी बहुत सारे आविष्कार किए। इस वजह से कुल मिलाकर 355 इनके नाम पेटेंट हुए। 10 दिसंबर 1886 को इनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से 1 साल पहले 1885 में इन्होंने एक वसीयत लिखी। इस वसीयत के तहत इन्होंने यह तय किया कि जो भी पैसा इन्होंने कमाया है, वह लगभग कितना था? 31 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। तो जितनी भी इनकी आमदनी थी या जितना भी इनके पास पैसा था, उसको इन्होंने एक फंड में जमा कर दिया और कहा कि इस फंड से अब जो भी इनकम होगी, उस इनकम से हर साल 5 पुरस्कार दिए जाएँगे, जिनको कहा जाएगा नोबेल पुरस्कार। तो दरअसल जो इनकी यह संपत्ति थी 31 मिलियन की, इसका एक फंड बनाया गया। फंड बनाने के बाद इससे जो इनकम होती है, उसी इनकम से दिया जाता है क्या? नोबेल प्राइज़। अब ज़ाहिर-सी बात है, यह फंड बनाया गया, तो इस फंड से जो इनकम हो रही है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? कोई संस्था होनी चाहिए, कुछ लोगों का ग्रुप होना चाहिए या कुछ लोग होने चाहिए जो यह काम कर सके। इसीलिए हम देखते हैं कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई, कब? 1900 में और पहले जो पुरस्कार दिए गए, वह दिए गए 1901 में। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1901 में। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कौन-सी संस्था देती है? नोबेल फाउंडेशन। कब स्थापना की गई? 19 जून 1900 को। यानी इनकी मृत्यु कब हुई? 1896 में। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901 में, मृत्यु की 5 साल के बाद। तो इनकी 5वीं वर्षगांठ यानी मृत्यु की जो 5वीं वर्षगांठ है, उस समय यह 5 नोबेल पुरस्कार दिए गए। दिए किस क्षेत्र में जाते हैं? भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, साहित्य और शांति का। तो 5 यह नोबेल पुरस्कार हैं। 1968 में जो स्वीडिश सेंट्रल बैंक है, यानी जैसे भारत में आरबीआई है, उसी तरह स्वीडिश की जो सेंट्रल बैंक है, उसने इकोनॉमिक्स में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की और पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। तो टेक्निकली आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है, उसको नोबेल पुरस्कार की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि जो 5 नोबेल पुरस्कार थे, जो देती है आपकी नोबेल फाउंडेशन, वह अलग है और जो सेंट्रल बैंक है, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, उसने जो स्थापना की है, वह की है किसकी? इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़। तो इस तरह से कुल मिलाकर 6 नोबेल प्राइज़ हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें या फिर आप रूल्स के हिसाब से देखें, तो 5 नोबेल प्राइज़ ही हमको दिखते हैं। तो इस तरह से नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई। अब हम देख लेते हैं कि इनकी जो प्रमुख उपलब्धियाँ हैं, वह क्या-क्या हैं? क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है, वह भी यहीं से बनते हैं। 1901 में पहले नोबेल प्राइज़ दिए गए। किसको दिए गए? जो भौतिकी है, यानी जो फिज़िक्स का है, वह दिया गया विल्हेम रॉन्टगन को, केमिस्ट्री का जैकबस वैन टी हॉफ को, मेडिसिन का एमिल वॉन बेहरिंग को, साहित्य का सुली उधोम को और शांति का जीन हेनरी डुनान्ट को। तो यह पुरस्कार दिए गए थे सबसे पहली बार जब नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी 1901 में। एक प्रमुख उपलब्धि और है मैरी क्यूरी की। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 1903 में और 1911 में। तो मैरी क्यूरी पहली महिला थी। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया। इनको 2 बार दिया गया। 1903 में दिया गया फिजिक्स का, 1911 में दिया गया केमिस्ट्री का। तो उस समय यह पहली महिला थी जिनको या पहली ऐसी व्यक्ति थी जिनको 2 नोबेल पुरस्कार दिए गए। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा ऐसी ही एक व्यक्ति और है, लिनुस पॉलिंग। इनको भी 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, 1954 में केमिस्ट्री का, 1962 में शांति का। अभी हमने पीछे देखा 1969 में पहला जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है वह दिया गया। हालांकि इसको नोबेल प्राइज नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह भी दिया गया। 2024 तक कुल मिलाकर 627 पुरस्कार दिए गए और यह 627 पुरस्कार 1012 व्यक्तियों को दिए गए या फिर संगठनों को दिए गए। आपको याद क्या रखना है, कई बार यह संगठनों को दिया जाता है, किसी ग्रुप को दिया जाता है और कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को दिया जाता है। एक ही क्षेत्र से, जैसे आपका जो रसायन है,
यानी जो केमिस्ट्री है, उसमें मान लेते हैं 1 साल में कितने व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को दे दिया गया। तो इस तरह यह नंबर बढ़ते जाते हैं। कुल मिलाकर 627 नोबेल पुरस्कार अभी तक घोषित हो चुके हैं। 1012 व्यक्तियों को यह दिए गए हैं और अभी तक का मतलब 2024 तक, 2025 वाला इसमें प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रमुख उपलब्धियां हैं नोबेल प्राइज की, वह हमने समझ ली। अब हम देख लेते हैं 2025 की जो नोबेल प्राइज है, भौतिकी में किसको मिला है। तो भौतिकी में इस टॉपिक पे मिला है, वह क्या है, माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण। इसी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अभी हम इसको समझते हैं कि यह दरअसल है क्या। और अगर आप नॉन साइंस से भी हैं, तब भी हम इसको इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि आप आसानी से इसको समझ सके। तो इसमें दिया गया है माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परमाणुकरण, इसके लिए दिया गया है। मिला किसको है, जॉन क्लॉर्क को। जॉन क्लॉर्क कौन है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के यह है। मिशेल एच एवेरोड को मिला है, यह कहाँ के हैं, येल यूनिवर्सिटी के। और जॉन एम मार्टिनेस को मिला है और यह कहाँ के हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के। तो जॉन क्लार्क को मिला है, मिशेल एच एवरोड को मिला है और जॉन एम मार्टिनेस को मिला है। तो इस तरह से 3 लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। अब हम इस चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें कई बार जो डीप क्वेश्चन पूछने होते हैं, वहां पर इस तरह के टॉपिक देके आपको पूछेगा कि वास्तव में यह है क्या। क्योंकि नोबेल प्राइज मिला है इस क्षेत्र में, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत आसान भाषा में इसको हम समझते हैं। देखिए, जो आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स के 2 पार्ट होते हैं। इन जनरल 2 पार्ट किए जाते हैं। एक आपकी होती है क्लासिकल फिजिक्स और एक आपकी होती है क्वांटम फिजिक्स। दोनों में क्या अंतर है? तो क्लासिकल फिजिक्स है, यह सामान्य नियमों की बात करता है। यानी जो इन जनरल चीजें हैं फिजिक्स में, उनकी बात करता है कौन? क्लासिकल फिजिक्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसकी बात करेगा। बल के जो सिद्धांत है, यानी एक चीज कोई है, अगर इसको धक्का लगाया जाएगा तो क्या प्रभाव होगा, उसकी बात करेगा। यानी जो सामान्य नियम है फिजिक्स के, उसकी बात करेगा। क्वांटम फिजिक्स क्या है? यह बात करेगा बहुत छोटे स्तर की। छोटे स्तर मतलब एटम के स्तर पर, इलेक्ट्रॉन के स्तर पर। कोई भी चीज है, उसका जो सबसे छोटा रूप है, वह क्या है? एटम है। तो यह जाकर वहां बात करेगा। यानी जो सामान्य नियम होते हैं, जो आप जानते हैं फिजिक्स के नियमों में, उनकी बात होती है यहाँ पर। और जो क्वांटम फिजिक्स है, वह बात करती है बहुत छोटे स्तर पर, एटम और इलेक्ट्रॉन के स्तर पर यह बात करती है। जो आपकी सामान्य फिजिक्स है, वह किस तरह की बातें करती है कि मान लेते हैं कि कोई एक दीवार है और एक कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति के हाथ में क्या है? गेंद है और यह गेंद फेंकेगा तो गेंद क्या होगा? इस दीवार से टकराकर वापस आ जाएगी। यह सामान्य नियम हो गया। क्वांटम किस तरह की बात करता है? यह कहता है कि जो एक व्यक्ति है और जब यह गेंद फेंकेगा तो यह गेंद दरअसल दीवार से टकराकर वापस नहीं आएगी, बल्कि दीवार के इस पार हो जाएगी। इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। यानी यह बहुत छोटे स्तर के जो परमाणु हैं, उनकी बात करता है और उनमें जो रिएक्शन है, उनमें जो परिवर्तन है, उनकी बात करता है। तो सामान्य नियम कहाँ है? क्लासिकल फिजिक्स में। और जो विशेष नियम है, जो बहुत छोटे स्तर के एटम की बात करता है, वह कहाँ है? क्वांटम फिजिक्स में। फिर आपको एक चीज और समझनी होगी, क्या? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। वह क्यों समझनी होगी? क्योंकि इसी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। यह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो रूल है, वह क्या कहता है कि जो बिजली है, वह कैसे बहेगी? सीधी लाइन में। मतलब बिजली का तार है, यहां से बिजली शुरू होगी और यहां तक आकर रुकेगी। तो जो सामान्य नियम है किसके? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के, वह हमको पता होने चाहिए। और क्या पता होना चाहिए आपको? आपको एक शब्द मिलेगा, माइक्रोस्कोपिंग। अब यह क्या है? माइक्रोस्कोपिंग का मतलब यह हो गया कि जो बहुत छोटे एटम हैं और इतने छोटे जो सामान्यतः आपको दिखाई नहीं देंगे, उनको अगर देखना है तो क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपिंग। यानी माइक्रोस्कोप से उनको देखा जाएगा। दूसरी चीज एक होता है आपका मैक्रोस्कोपिंग। अब यह क्या है? माइक्रोस्कोपिंग का मतलब यह ऐसी चीजें जो आपको आंखों से दिखाई दें। अब इनमें क्या अंतर है? जैसे यहाँ पर आपका हो गया एटम। एटम को आप आंखों से नहीं देख सकते और यहाँ पर हो गया, मान लेते हैं कि गेंद है, गेंद को आप आंखों से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिंग में बात करेंगे ऐसी चीजों की जिनको हम सामान्यतः आंखों से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिंग में हम बात करेंगे ऐसी चीजों की जिनको हम सामान्यतः नहीं देख सकते हैं। इनके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। यह बेसिक चीज हो गई। अगर आप यह सब कुछ समझ चुके हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक पर और क्यों दिया गया है इस साल का नोबेल पुरस्कार। क्वांटम मैकेनिज्म के लिए यह दिया गया है। यह हमने समझ लिया कैसे काम करता है और इसकी जो चीजें हैं वह हमने समझ ली। इस साल के विजेताओं ने क्या किया? इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का विकास किया और इसका जो साइज है वह कैसा है?
माइक्रोस्कोपिंग का साइज है और इसमें इन्होंने दिखाया क्वांटम इफेक्ट। ऐसे यह क्या कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की मदद से ऐसा किया जा सकता है कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इंटर हुआ जा सकता है। अभी हम इसको और समझ रहे हैं सामान्य भाषा में। इसके लिए आप एक दो शब्द और देखिए, क्वांटम मैकेनिकल टनिंग, यह शब्द आपको पता होना चाहिए। जैसे एक गेंद को अगर फेंका जाता है तो वह गेंद जाएगा कहाँ पर, एक सामान्य ऊंचाई तक जाने के बाद नीचे आ जाएगा। क्वांटम कहता है कि अगर उसको फेंक दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। मतलब एक कोई पहाड़ी है, इस पर गेंद को फेंका जाता है तो गेंद इस पहाड़ी से टकराएगी, टकराकर नीचे आ जाएगी। क्वांटम के केस में क्या होगा, गेंद इस पहाड़ी के आर पार हो जाएगी। यानी जो बहुत बड़े एटम्स हैं या एटम्स में भी जो साइज में डिफरेंस है, एक एटम दूसरे एटम को पार कर जाएगा और इसी से डेवलप होगा क्या, क्वांटमाइज्ड ऊर्जा स्तर। तो इस साल का जो नोबेल प्राइज दिया गया है वह इसीलिए दिया गया है कि इन्होंने ऐसी चीजें खोजी हैं। क्योंकि देखिए जो एटम के रूल्स हैं, यानी जो क्वांटम फिजिक्स के रूल है, वह बहुत छोटे स्तर पर लागू होते थे। अब इन्होंने क्या किया है, इसको बहुत बड़े स्तर पर लागू किया है। अब इसको आप ऐसे समझिए, जो क्वांटम के रूल है वह लागू होते हैं छोटे स्तर पर, छोटे मतलब एटम के स्तर पर। अब इन्होंने क्या किया, इसको एटम के स्तर से बढ़ाकर जो सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसके स्तर पर लागू करवा दिया है। यानी उसके स्तर पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने दिखाया है कि एटम से ऊपर जाकर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसके स्तर पर भी क्वांटम के जो रूल्स है वह रूल्स काम करते हैं। और क्वांटम के रूल क्या है, यह क्या कहते हैं कि एक ही जो चीज है वह एक समय में दो स्थानों पर हो सकती है। अब यह कैसी बात हुई, अब इसको ऐसे समझिए, ये दीवार है, यहाँ पर गेंद है, गेंद या तो टकराकर यहाँ से वापस आ जाएगी या फिर इसके आर पार जाएगी, तो क्वांटम के रूल्स कहते हैं उसके हिसाब से। यानी या तो गेंद यहाँ होगी या तो गेंद यहाँ होगी। लेकिन जब इसको हम और डिटेल से समझते हैं तो एक ही चीज एक समय में दो स्थानों पर हो सकती है। तो पहला अभी हमने पीछे क्या समझा कि क्वांटम के जो रूल्स है वह काम कैसे करते हैं। इस साल का जो पुरस्कार दिया गया वह इसीलिए दिया गया। और किस लिए दिया गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वहां पर जो क्वांटम के रूल्स हैं उनको लागू करवाया गया। अब इसमें और अगर हम एक्सटेंड करके पढ़े तो क्या समझ में आता है हमको, एक ही समय में एक चीज दो स्थानों पर हो सकती है। ऐसे जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति के हाथ में एक पेन है, ये पेन मान लेते हैं इसके हाथ में है। अब यह पेन या तो यहाँ हो सकता है या फिर यह पेन हो सकता है यहाँ पर, दो चीजें हो सकती हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति है, यह देख रहा है कि पेन कहाँ है। अब इसको यह पेन या तो यहाँ दिखेगा या फिर इसको यह पेन यहाँ दिखेगा। पॉसिबिलिटी नहीं है कि पेन इसको एक साथ दोनों जगहों पर मिले और पेन यहाँ से यहाँ तक नीचे गिर कर जाएगा। अब आप और एक बेसिक रूल समझिए, कोई चीज हमको दिखती कैसे है, रिफ्लेक्शन से। मतलब लाइट आएगी, उस चीज पर पड़ेगी, पड़कर हमारी आंखों पर जाएगी और इमेज बनेगी, हमको वह चीज दिखने लगेगी। लेकिन अगर मूवमेंट तेज हो, मूवमेंट तेज होने का मतलब यह पेन यहाँ से बहुत तेजी से जाए और फिर से तेजी से वापस हो जाए। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे जो आपका वीडियो है, दरअसल इस दुनिया में वीडियो जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो हमको दिखता क्या है, यानी वीडियो क्या होता है, इमेज होती है। आपको हिंदी में अगर समझना हो तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको, चलचित्र। क्यों कहते हैं समझते हैं। जैसे एक इमेज है और यह इमेज एक सीक्वेंस में है। आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, एक बुक आती है, कई बार आपने देखा होगा, उसमें एक बच्चा होता है, उसके साथ एक माँ होती है, दोनों हाथ पकड़े होते हैं और बुक में बहुत सारे पन्ने होते हैं। इन पन्नों को तेजी के साथ बदला जाता है। जब तेजी के साथ बदला जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे आपको दिखने लगता है कि जो बच्चा है वह माँ से दूर होता जा रहा है। इस तरह आपको दिखता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस होंगे। तो यह कैसे दिखता है, होता वह दरअसल इमेज है और उस इमेज की जो मूवमेंट है वह इतनी तेजी के साथ होती है कि आपको वह वीडियो जैसा दिखने लगता है। यानी वीडियो जैसी कोई चीज नहीं होती है, केवल इमेज का जो मूवमेंट है वह इतनी तेजी के साथ होता है कि आपको वह दिखने लगता है कि यह एक वीडियो है। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, चलचित्र। अब यहाँ आप समझिए, यहाँ पर पेन था और यहाँ पर पेन था, इसका मूवमेंट अगर इतनी तेज होने लगे, यानी जो वीडियो की स्पीड है उससे भी तेज, तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि पेन यहाँ है या पेन यहाँ है। एक ही समय में आपको यह पेन दोनों जगहों पर मिलेगा। इसको आप ऐसे और समझ सकते हैं, आपने कार चलती हुई देखी होगी और कार में होते हैं पहिए। कई बार आपने यह महसूस किया होगा कि यह पहिया जो है वह आगे की तरफ मूव कर रहा है या पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ऐसा आपको अंतर दिखा होगा। तो वह क्यों होता है, स्पीड की वजह से। इसी चीज की बात यहाँ भी की जा रही है। स्पीड की वजह से क्या होगा, आपको यह पेन यहाँ भी दिख सकता है और यहाँ पर भी दिख सकता है, एक ही समय में दो जगह। तो इस तरह से यह पूरी थ्योरी काम करती है और जो इस साल का फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वह इसीलिए दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं, तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है
वह क्यों दिया गया है? यह दिया गया है धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए। इसको मिला है सुसुमु कितागावा को, जो कि क्योटो विश्वविद्यालय से हैं, यानी जापान से हैं। रिचर्ड रॉबसन, यह आपकी यूके से हैं और मेलबर्न यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। फिर उमर एम यागी, यह आपके कहाँ से हैं? जॉर्डन से हैं और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में यह काम करते हैं। इनको क्यों दिया गया? यह कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से आर-पार हो सकता है। ऐसे आप इसको समझिए, आपने देखा होगा स्पंज, और स्पंज से क्या करते हैं, जैसे पानी की बूंदें हैं, इस पे आप स्पंज ले जाइए, तो यह क्या करता है, पानी को सोख लेता है और ज़मीन सूखी हो जाती है। अब यह काम कैसे करता है? यह काम करता है ऐसे कि जो स्पंज है, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। जो पानी आपका होता है, वह पानी इसी स्पेस में चला जाता है। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है, वहाँ पर चला जाता है पानी, और उसकी वजह से जो स्पंज है, वह स्पंज पानी को सोख लेता है। अब यह क्या कह रहे हैं कि दरअसल यह जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर से दूसरा मॉलिक्यूल जा सकता है। इसीलिए दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। और अगर इनकी बात सही है, तो इससे क्या-क्या फायदा होगा? फायदा होगा तो रेगिस्तान है, वहाँ की जो एयर है, एयर में क्या होता है? पानी होता है। उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है कहाँ पर? उसी रेगिस्तान में, यानी मॉलिक्यूल को अलग किया जा सकता है। फिर जैसे आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके मॉलिक्यूल्स को पकड़ सकते हैं। पूरी एयर है, उस एयर में CO2 का एक पार्ट है। हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? CO2 को अलग कर सकते हैं। यह बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी। इसी तरीके से जो ज़हरीली गैसें हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है, उनको तेज़ कर सकते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स का जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल को हम स्टेब्लिश कर सकते हैं और इससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए दिया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ 2025 का। अब हम बात करते हैं मेडिसिन का। मेडिसिन में जो आपका 2025 का नोबेल प्राइज़ है, यह किसको मिला है? यह मिला है मैरी ए ट्रुंको को, जो कि हैं यूएसए के। इसके साथ-साथ फ्रेंड रैम्सडेल को, यह भी यूएसए के हैं, और शिमोन साकागुची, जो कि आपके कहाँ के हैं? जापान के हैं। यहाँ पर आपको शब्द यह भी याद रखना है कि फिजियोलॉजी भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे क्या कहेगा? फिजियोलॉजी का जो नोबेल प्राइज़ है 2025 का, वह किसको मिला है? आपको मेडिसिन तो याद रहेगा, लेकिन यह शब्द भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि कन्फ्यूज़ कर सकता है। मिला क्यों है? आपके शरीर में क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र होता है। मतलब क्या इसका? इम्यून सिस्टम होता है आपका। जैसे कोई बाहरी वायरस है, वह आपकी बॉडी पर अटैक करता है, तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वह क्या करता है? इस वायरस को किल करता है। वायरस में भी क्या होंगी? कोशिकाएँ होंगी। यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है, वह कोशिकाओं को किल करता है। लेकिन किस कोशिकाओं को? जो बाहर से आती हैं, प्लस आपकी क्या हों? आक्रामक हों, मतलब आपके शरीर को नुकसान पहुँचाएँ, ऐसी कोशिकाओं को। लेकिन कई बार क्या होता है, यही जो आपका इम्यून सिस्टम है, वह क्या करता है, जो अच्छी कोशिकाएँ हैं, उन कोशिकाओं को भी डैमेज कर देता है। आपने क्या सुना होगा? साइड इफ़ेक्ट। दवाओं का काम क्या होता है? जो हानिकारक कोशिकाएँ हैं, उन कोशिकाओं को नष्ट करना, जिससे जो आपका इम्यून सिस्टम है, वह ठीक से काम कर सके या आप स्वस्थ रह सकें। लेकिन क्या होता है, कई बार यही दवाएँ आपकी उन कोशिकाओं को भी मारने लगती हैं, जो आपके लिए उपयोगी हैं। यानी अच्छी कोशिकाओं को मारने लगती है। इसी को कई बार क्या कहते हैं? साइड इफ़ेक्ट। मतलब बहुत सामान्य भाषा में अगर हम समझे, मैं इस लेवल से आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप नॉन साइंस के भी हैं, तो भी आपको बात समझ में आ जाए। इसी चीज़ के लिए यह नोबेल प्राइज़ दिया गया है। क्या किया है इन्होंने? इन्होंने ऐसा डेवलपमेंट किया है, जिससे जो आपकी पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है, उसको बढ़ाया जा सके। मतलब क्या इसका? जैसे मैंने अभी आपसे पीछे चर्चा की कि इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। बाहरी जो कोशिकाएँ हैं, जो हानिकारक कोशिकाएँ हैं, उनको मारता है। इसमें आपके क्या आएँगे? वायरस आ जाएँगे, फंगस आ जाएँगे, बैक्टीरिया आ जाएँगे, उनको वह मारता है। लेकिन इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। हमने साइड इफ़ेक्ट देखा पीछे। इसी के लिए इन्होंने डेवलपमेंट किया है, जिसको कहते हैं पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। यह टेक्नोलॉजी क्या करेगी, या यह जो खोज है, वह क्या करेगी? टेक्नोलॉजी कहना शायद गलत होगा। यानी यह जो खोज है, यह क्या करेगी? जो आपका इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करेगी। यानी इन्होंने ऐसा कुछ खोजा है मेडिकल साइंस में, जिससे जो आपका इम्यून सिस्टम है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने का मतलब, इसकी जो पावर है इम्यून सिस्टम की, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसको घटाया भी जा सकता है। इससे क्या होगा? मान लेते हैं कोई बीमारी है और उस बीमारी का है वायरस। वह वायरस आप पर अटैक करता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ा दिया जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा? इस वायरस को मार देगा। लेकिन इम्यून सिस्टम का कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसके लिए इसको डेवलप किया गया है। इसको डेवलप किया गया है, इस साल का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, पेरिफेरल इम्यून
टॉलरेंस को यह चीज डेवलप की गई है। यानी ऐसी मेथोडोलॉजी डेवलप की गई है मेडिकल साइंस में, तो इस चीज को कंट्रोल करेगी। यानी अब जो आपकी कोशिकाएं हैं वह डैमेज नहीं होंगी, मतलब जो आपकी अच्छी कोशिकाएं हैं। तो मेडिकल साइंस का जो नोबेल प्राइज है वह इसीलिए दिया गया है। आगे हम समझते हैं साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वह किसको मिला है। यह मिला है आपका लाज़लो ट्रोसना और काई को। क्यों मिला है? यह एक हंगरी के लेखक हैं और किताबें लिखते हैं। लेखक है तो किताबें लिखेंगे। इनकी किताबों की जो खास चीज है वह क्या है? यह लंबे लंबे वाक्यों का उपयोग करते हैं और इनकी किताबों का जो टॉपिक होता है वह क्या होता है? दुनिया में जो बुराइयां हैं वह कैसे हैं? तबाही का जो मंजर है वह कैसा होगा? इंसान की जो अजीब आदतें हैं वह कैसे होती हैं? यानी यह कुछ अलग तरह का जो लेखन है वह करते हैं। इनको एक उपाधि भी दी गई है। उपाधि क्या है? अपोकैलिप्स का मास्टर। अपोकैलिप्स मतलब विनाशक, यानी इनको कहा जाता है विनाशक का मास्टर, या इसके लिए मिलता है शब्द आपको सर्वनाश। यानी यह दुनिया की जो बुराइयां हैं उनकी बात करते हैं, उनसे क्या समाज को नुकसान होगा उसकी बात करते हैं। तो तबाहियां होती हैं वह किस प्रकार से होती हैं, उनकी कहानियां, इंसान की जो अजीब आदतें हैं जिससे इस दुनिया को बहुत नुकसान हो सकता है, उनकी यह बात करते हैं। तो इसलिए इनको दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। हंगरी के यह लेखक है, आपको ध्यान रखना होगा। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, उनसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह किताब किसने लिखी है, तो उन्हें हम देख लेते हैं। इनकी एक किताब बहुत फेमस है जो इन्होंने लिखी है 1985 में। किताब का नाम क्या है? सांता तांगो। यह किताब एक कहानी है और हंगरी के एक गांव की कहानी है। वहां पर जो कम्युनिज्म है उनके विषय में यह कहानी है। एक इंसान होता है, धोखा देता है लोगों को, चमत्कार की उम्मीद करवाता है, अंत में निराशा मिलती है और बाद में इसमें एक मूवी भी बनी है। तो यह कहानी इन्होंने लिखी है कब? 1985 में। फिर इनकी दूसरी कहानी जो बहुत फेमस है, 1989 में इन्होंने लिखा है अ मिल्ला चोली ऑफ रेजिस्टेंस। यह भी एक छोटे शहर की कहानी है और काफी डरावनी कहानी है। फिर एक कहानी है 1999 की, वॉर एंड वॉर। एक कहानी है इनकी 2016 की, पैरेन बेनखेम की घर वापसी। एक कहानी इनकी है 2021 की, हर्ष 07769। यह जर्मनी की कहानी है। तो इस तरह से यह कहानियां लिखते हैं। जैसे इन कहानियों में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है, चालाक आदमी है, तो अंत में बहुत सारे लोगों की जो उम्मीद है उसको समाप्त कर देता है। यहाँ पर एक कहानी है, वह कहानी क्या है? एक वेल की कहानी है। यह वेल क्या करती है? समाज में अराजकता फैलाती है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। यानी जो सेना है वह कंट्रोल नहीं कर पाती है। कुल मिलाकर यह कहा जाता है, मतलब इस कहानी से संदेश क्या है? तानाशाही की जो व्यवस्था है, एक ऐसी बड़ी शार्क है या ऐसी बड़ी वेल है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, सेना उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है और अंत में जो सामाजिक व्यवस्था है, उस पूरी सामाजिक व्यवस्था को उस वेल ने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। कहानियों में आप हमेशा समझेंगे एक संदेश भी होता है समाज के लिए। यहाँ पर जो वेल है, इस वेल को कैसे कनेक्ट कर देते हैं तानाशाह से। फिर यह बुडापेस्ट की कहानी है, उसके बाद यह आपकी हंगरी की कहानी है, या आपकी जर्मनी की कहानी है। इस तरह से जो समाज की बुराइयां हैं उनकी यह बात करते हैं। तो इस साल के जो प्रमुख नोबेल प्राइज है वह हमने देख लिया है। एक नोबेल प्राइज बचा है शांति का, उसको हम अलग से देखेंगे। क्यों अलग से देखेंगे? क्योंकि उस पर बहुत सारे विवाद भी है। इस वीडियो में हमने यह सारे प्रमुख नोबेल प्राइज देख लिए जो इस साल दिए गए हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।